बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। मामला तल्ख है और सख्त भी। आज तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं फैसल वोडा साहब को और मुस्तफ़ा कमाल साहब को। इन शख्सियात ने जो कहा वो हमारे सामने है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और इनका हदफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज है। कहा यह जाता है कि इनका हदफ बेशक डायरेक्ट ना हो, लेकिन सवाल ये उन्हीं जज साहब से कर रहे हैं, यानी जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब से। गुफ्तगू जो की गई वो यही की गई कि कैसे कोई दोहरी शरीयत रखने वाले जज किसी मामले के अंदर दूसरों के ऊपर तनकीद कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि तनकीद ये भी की गई इन दोनों शख्सियात की जानिब से कि किस तरह इदारों के ऊपर तनकीद की जा सकती है, इदारों को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा सकती है, इदारों पर ऐसी तनकीद की जा सकती है जिसके नतीजे में इदारों का मोराल अपसेट हो, डिस्टर्ब हो। ये तमाम तर वो इल्ज़ामात थी या तमाम तर वो बातें थी जो चाहे फैसल वोडा साहब की गुफ्तगू हो, चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू हो, चाहे ओन चौधरी साहब की गुफ्तगू हो, चाहे तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू हो, इन तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का अगर आप अहाता करें तो बाय एंड लार्ज ये उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सेनेटर को या किसी MNA को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया गया हो। माजी के अगर अंदर देखा जाए तो निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, MNA या सेनेटर नहीं थे, लेकिन उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ, उनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब भी करार दिया गया, सज़ा भी दी गई। तलाल चौधरी साहब MNA थे, उनको बाकायदा तौर पर ऐसी सूरत हाल के बाद तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया, बाद में उनको सज़ा दी गई। सज़ा जिस तरह मिली उसके नतीजे में वो 5 साल के लिए पार्लिमानी सियासत के लिए नाअहल हुए। दानियाल अजीज़ साहब के साथ भी यही कुछ हुआ। पाकिस्तान के अंदर एक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने के जुर्म में तौहीन अदालत की सज़ा दी गई। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उन्होंने भी 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन का सामना किया। लेकिन आज जो हालात हैं वो दिलचस्प है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हुकूमत जो कि मुक़्तदरा के बिल्कुल साथ है, वो अदलिया के साथ भिड़ चुकी है, यानी लड़ रही है और अदलिया पर हमले कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी किया जाता है कि जो गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं, क्या वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती? अब आप फैसल वोडा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब या ओन चौधरी साहब की तनकीद उसका जायज़ा लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त क्या करते हैं, क्या करते रहे हैं और क्या कह रहे हैं भी। अब पाकिस्तान में कोई पकड़ी उछालेगा तो पकड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पकड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करूंगा। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। हम बतौर पब्लिक रेप अपनी तमाम तर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करते हैं। खुदा ना खास्ता डुअल नेशनैलिटी है, परमानेंट रेजिडेंस है किसी मुल्क की, वो भी चीज डिक्लेयर करनी होती है। सवाल जात पर उठे या उठ रहे हों तो कुर्सी से उठ जाना चाहिए। जब इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा होता है। जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? कि एक सियासतदान दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। ये अजीब ही बात है भाई। ड्यूल नेशनैलिटी पे हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए? सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मामला कोई अब किसी के सामने आया है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ग्रीन कार्ड होल्डर होने की हैसियत पहले भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हो चुकी थी। मामला ये नहीं है, मामला ये उठाया जा रहा है कि ये दोहरा मेयार क्यों है। अगर फैसल वोडा साहब हों या मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है, तो इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब से सवाल ये भी किया जाता है कि जो तहरीक इंसाफ के दोस्त कर रहे हैं, क्या वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता? जनाब रऊफ़ हसन साहब हों, जनाब शोएब शाहीन साहब हों, उनके दीगर रुफ़का हों जो कुछ फरमा रहे हैं, वो किस ज़ुमरे में आती है? अगर कंटेम्पचुअस नहीं है तो फिर इसकी वजाहत भी हो जानी चाहिए, वो क्या फरमा रहे हैं। आजकल हमारे जो चीफ जस्टिस साहब यहाँ बैठे आते हैं, सुने उनकी आंखें देख नहीं सकती, उनके कान सुन नहीं सकते और उनकी जुबान बोल नहीं सकती। ये इंसाफ देने की बजाय इंसाफ की वायलेशन में पार्टनर बना हुआ है। ये भी उन सायों के ऑर्डर के ऊपर ऑपरेट करता है, एक तमाशबीन के तौर के ऊपर खड़ा हुआ है ये चीफ जस्टिस। हमारी डिमांड इससे ये है कि ये चला जाए। अगर ये इंसाफ प्रोवाइड नहीं कर सकता पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को, तो इसका कोई मकाम नहीं है वहां बैठना, इसको छोड़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस
जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, शर्म आनी चाहिए, शर्म का मकाम है ना सिर्फ चीफ जस्टिस के लिए बल्कि तमाम जुडिशरी के लिए कि उनका सरबराह इस किस्म का काम कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इस मामले में सबसे बड़ा टाउट है। उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस प्रोसेस किए गए, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की जाए, उसमें ये सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला है। उनकी सरबराही में, उनकी सुपरविजन में ये तमाम गंद हुआ है। सवाल ये किया जा रहा है इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब पे कि जनाब वाला, अगर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो कि इस वक्त आप हैं, अगर आपको कोई तमाशबीन कहे और तमाम तर नाइंसाफियों के अंदर शामिल एक शख्स कहे, तो क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती? याद रहे कि इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी ज़ात पर कोई तनकीद बेशक करता रहा है। आज उन्होंने फरमाया कि मुझ पर हमला किया जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हुजूर वाला, आप इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये तज़ीक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हो रही है। अगर कोई आपको तमाशबीन कहता है और आपको ये कहता है, ये कहकर एड्रेस करता है कि आपकी आंखें बंद हैं, आपकी ज़बान बंद है, आपके कान बंद हैं और आप कुछ देख और सुन नहीं सकते और नाइंसाफ़ी के अंदर एकम्प्लिस या परपिट्रेटर बन चुके हैं, तो ये भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में ही आता है। अगर इस्लामाबाद के सिटिंग चीफ जस्टिस को कोई टाउट कह के बुलाता है, तो ये किसी सूरत भी कोई काबिल एहतराम रवैया नहीं है। ये कोई ऐसा रवैया नहीं है जिसके नतीजे में ये कहा जाए कि कोई अदलिया के ऊपर जायज़ तनकीद कर रहा है। टाउट कहना किसी सिटिंग चीफ जस्टिस को यकीनी तौर पर एक तज़हीक आमेज़ रवैया है। जो शख्सियात ये फरमा रही हैं, जो कर रही हैं, अब सवाल करने वाले तो ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसी शख्सियात को ये इम्प्यूनिटी या इम्यूनिटी क्यों हासिल है। अगर वो ये कर रहे हैं तो किसके एमा पर कर रहे हैं, ये तो शायद जाहिर है, लेकिन अगर वो ये कर रहे हैं तो उनसे बाज़पुरस क्यों नहीं होती, उनसे सवाल क्यों नहीं किया जा रहा। ये वो मामला है जो कि अब तवज्जो तलब भी है और बहस तलब भी। इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, हमारे उस्ताद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब नुसरत जावेद साहब, अगेन हमारे उस्ताद हैं, बहुत कुछ सीखते हैं हम उनसे। नुसरत जावेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जो मामला अब शुरू हो गया है शामी साहब, ये जो हमें नज़र आ रहा है सर, ये तो सरफेस है ना कि दो लोगों को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस इशू किया गया है। आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है, इस तनाव की जो कि बादिउन नज़र में इस वक्त आला अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नज़र आता है? मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़े हसास मौजू को छेड़ा है आपने जी। हमारे मुल्क में बहुत कुछ होता रहा है और कई सदमे हमने बर्दाश्त किए हैं जी, लेकिन अब हमें मज़ीद सदमे बर्दाश्त करने की बजाय गलतियों की तलाफ़ी करनी चाहिए जी। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है जी, तो भी अदालत के सामने है, और अगर उनसे किसी को कोई शिकायत है तो उसको भी अदालत के सामने पेश होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो अदलिया के मामलात हैं वो अदलिया के सामने पेश होने चाहिए और उसी को उसे तय करना चाहिए, और उसे अखबारी या मीडिया की यानी जीनत नहीं बनना चाहिए, वहाँ बहसों का मौजू नहीं बनना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया को या प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल करके जज्बात को ना उभारना चाहिए, ना ठेस लगानी चाहिए। आप हर बात कह सकते हैं जी, तनकीद कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, फैसलों के ऊपर तबसरा कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन बदतमीज़ी जो है उसकी तो बहरहाल इजाज़त नहीं मिल सकती, और जो बदतमीज़ी करेंगे जी, तो फिर आपको उसके लिए जवाबदेह भी होना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल जहाँ अदलिया को भी बड़ी एहतियात के साथ मामला करने की ज़रूरत है, वहाँ जो लोग मीडिया पे आते हैं जी, उनको भी अपनी ज़बानों को कोई थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, या कुछ मैं अगर ये कहूँ गुस्ताखी ना हो, कुछ लगाम देने की ज़रूरत है, तो ये बेजा नहीं होगा। शामी साहब, दुरुस्त फरमाया आपने। एक बात जो नज़र आती है कि बहरहाल अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, हम उन पर गुफ्तगू कर लेते हैं, उनको खदेड़ भी देते हैं, उसके अंदर जो अपनी तय हमें नज़र आता है कि यहाँ झोल है किसी फ़ैसले में, उस पर हाईलाइट हो जाता है। लेकिन एक के बाद एक MNA, सेनेटर,
उनका टीवी पर आना ऐसे लगता है कि जैसे बाकायदा तौर पर किसी ने उन्हें कहा है कि आप इस मामले का इसके वकील बन जाइए और इस मामले का दिफा कीजिए, या किसी अपने मुखालिफ हरीफ जो आपका हरीफ है उसके ऊपर एक किस्म का लफ्ज़ी हमला कीजिए। ये तासुर क्या आप समझते हैं, ये हमें माजी में कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते रहे और हमें लगता था कि ओवर किल है, इनकी ज़रूरत नहीं होती। क्या आप इस राय से एग्री करेंगे कि इनकी ज़रूरत नहीं होती इन तमाम बातों की, जिस तरह आपने भी फरमाया कुछ लोगों को अपनी अंदाज़े गुफ्तगू में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, लेकिन इस प्रैक्टिस को आप क्या कहेंगे जो बाकायदा तौर पर अडॉप्ट की गई है लेटली? देखें, हमारे यहाँ कई बार ऐसा हो चुका है और अदलिया के बारे में ज़ुबानें खोली गई हैं जी, और गैर मोहतात अंदाज इख्तियार किया गया है जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें उसे दोहराना नहीं चाहिए, हमें उसे समेटना चाहिए। अब जिन लोगों को नोटिस जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वो आएंगे तो वो अपना मतमा नज़र बयान करेंगे और उनको हक़ हासिल है कि वो कौम को इत्माद में लें और सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान करें जी कि उन्होंने किस वजह से ये लहजा इख्तियार किया है। क्या उनको इस कॉज से कोई बड़ी हमदर्दी पैदा हुई है, या कोई उनका सियासी इंटरेस्ट है, या वो इसे कौमी मुफाद में समझते हैं, या कोई ज़ाती एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ख्याल उनके जवाब का इंतज़ार करना चाहिए। उनको भी हक़ है कि अपने आप को पेश करें अदालत के सामने और अपने मौक़िफ़ को बयान करें और अपनी सफाई पेश करें। नुसरत जावेद साहब, एक एस्पेक्ट ये भी है जो कि बहरहाल उसके अंदर भी बड़ा वज़न है कि तहरीक इंसाफ के दोस्त, हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कुछ क्लिप्स भी चलाए, वो बड़ी तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के हवाले से। उन्हें बसद एहतराम, अब क्योंकि मुझे रिपीट करना पड़ रहा है कि उन्हें टाउट कह के एड्रेस कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को कहते हैं कि इनकी आंखें, कान, नाक सब बंद हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आता, और बहुत सी बातें वो करते हैं कि ये तो बाकायदा तौर पर पार्टनर इन क्राइम है, और इस तरह की सिलसिले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं। तो कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जी ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में क्यों नहीं आता, और फैसल वोडा साहब भी ये कहते हैं कि जी क्या ये आसमान से उतरे हुए हैं कि इनको आप शो कॉज नोटिस इशू नहीं कर रहे, और हम तो बात ये कर रहे हैं कि इदारों के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए और हमें आपने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है। बल्कि उसका तो जवाब भी उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि मुझे अगर कोई गाली देगा तो मैं उसको ज़्यादा बुरे अल्फाज में फिर एड्रेस करूँगा। तो ये मामला बड़ा तनाव का शिकार हो गया है। आपको डू यू सी अ मेथड इन द मैडनेस सर? देखें जी, बात यह है कि शामी साहब जो हैं ये उन लोगों में शामिल हैं जिनसे मैंने भी जर्नलिज़म सीखा है जी, और हम लोगों को तो सिर्फ ये कहा गया था कि जब अदालत का मामला आए तो आपके हाथ यूँ बिल्कुल और ज़बान बंद। जी, मुसीबत लेकिन ये है कि हुआ ये कि अदालत ने ख़ुद, मैं माफ़ी चाहता हूँ जी, जब इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में नाम नहाद अवामी दबाव की वजह से, जिसका दबाव का नतीजा ये था कि ये जमहूरियत पसंदी और अदलिया के जो मामे हैं उन्होंने इस तरह बहाल की थी, मुतमईन इस वजह से हुए थे कि लाहौर से लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे नवाज शरीफ साहब और गुजरावाला पहुँचे थे, तो उन्हें बताया गया कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल किया जा रहा है। उन्हें इत्मीनान न हुआ और फिर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी का फ़ोन करवाया गया चौधरी एतजाज़ एहसन साहब को, और तब उन्हें इत्मीनान आया। उसके बाद से सर उन्होंने जिस अंदाज में पार्लिमान की तौहीन शुरू की और रोज़ाना टिक्कर पे टिक्कर, और उसके बाद सुबह कार्रवाई होती थी और रात को जैसे शामी साहब फरमा रहे हैं हम टीवी स्क्रीनों पर भाई साहब मतवाजी अदालतें लगाकर बैठे होते थे। उस वक्त हमें अदलिया ने नहीं रोका, बल्कि अदलिया बहुत खुश हुई कि वो मसीहा के तौर पर लोगों के सामने आ रही थी। फिर मसीहाई का यही चलन जो है वो साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने रखा, हत्ता कि वो डैम बनाने पे भी आ गए। तो सर दो बातों में मैं जान की अमान पाते हुए ये जो पर्टिकुलर किस्सा है ना, मैं इसमें इस वजह से नहीं मैं बात करना चाहता जी थोड़ा सा, कि बाबर सत्तार साहब को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। इस्लामाबाद में हम दोनों के आपस में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन रहा है। जब से वो जज हुए अलबत्ता मैं कभी उनसे नहीं मिला हूँ, एक दो मरतबा इत्तेफाकन समाजी तकारीब में मुलाकात हुई है, तो उस मामले में मेरा तबसरा को मुनासिब नहीं है। लेकिन सर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा
कि एक लफ्ज़ है या एक कॉन्सेप्ट है या एक तस्वुर है अदलिया की आज़ादी जी, दूसरा ये है कि अदलिया की बालादस्ती। जी, मैं समझता हूँ कि ये दो नुआंस्ड हमें जो है इस फ़र्क को बहुत मलहूज़ खातिर रखना होगा साहब, कि अदलिया भी अब फ़र्ज़ करें कि अगर ये फ़ैसला हो कि जी एक हुकूमत है वो कहती है जी हम बच्चों को बाइक्स देंगे, तो वो कहेंगे नहीं जी उन्हें देंगे तो वो तो व्हीलिंग करेंगे, वन व्हीलिंग करेंगे और लड़कियों के कॉलेजों में जाएंगे, तो इस पर तो फिर हमें इन्हें पढ़ाना भी नहीं चाहिए, तो फिर रुक के लिखेंगे, हम बचपन में लिखा करते थे, फेंका करते थे वगैरह वगैरह। दूसरी बात यह है जी कि मेथड एंड मैडनेस से मैं बड़ी बात करूँगा। मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त सिंध के सबसे ताकतवर, सबसे कदावर जो रहनुमा हैं, जो तर्जुमान हैं, वो आसिफ अली जरदारी नहीं हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं हैं, मुस्तफ़ा कमाल नहीं हैं, बल्कि वो फैसल वाडा है। मैं इसीलिए बल्कि उन्हें फैसल डाडा पुकारता हूँ। वाह, आप देखिए उन्होंने वहाँ की किसी भी, देखिए दो ही वहाँ की बड़ी जमातें हैं ना, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फ़ख्र एशिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई हुई, दूसरे हैं जो कहते हैं कि छोड़ आए गुलस्तान जलता हुआ, और पाकिस्तान बनाने वाले तो हम थे, आप लोग तो गुलामी में खुश थे, आपने तो 1946 में कहा था खिजर साडा भाई है, हमने बनाया मुल्क। उन दोनों जमातों ने सर बाहम मिलकर फैसल वाडा साहब को सेनेटर मुंतखब किया। बिल्कुल ठीक है। तो सिंध के खा वो अर्बन हो या रूरल हो, उन सब की यकसा नुमाइंदगी, सबसे जो ताकतवर नुमाइंदा है वो है फैसल वाडा। बिल्कुल ठीक। तो सर उन पर जब नोटिस हुआ है तो वो सर अपनी मसला खुद, जैसे कि वो फरमा रहे हैं शामी साहब, वो जबरदस्मा हो जाएंगे, मैं और आप उनका दिफा करने जोगे हैं ही नहीं, हमारी क्या औकात है। बिल्कुल ठीक है शामी साहब। ऐसे तो ज़रा लाइटर साइड पे कह रहे हो कि वो कहते हैं ना भाई डाडे नाल मत्था नहीं लाईदा, काम ख़राब हो जाता है। पता नहीं अब यहाँ क्योंकि डाडा कह दिया फैसल वाडा साहब को जनाब नुसरत जावेद साहब ने, लेकिन एक जो तनकीद जो मैंने नुसरत साहब के सामने भी रखी, मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि क्या ये दलील दुरुस्त है कि नहीं, इनको क्यों खुली छुट्टी है, ये रऊफ़ हसन साहब को ये सारा दिन बैठ के ऐसी तैसी फेर रहे हैं अदलिया की, तो इनको क्यों खुली छुट्टी है, और फैसल वाडा साहब को और मुस्तफ़ा कमाल साहब को इनको क्यों तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए? क्या ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये दलील, इसमें वज़न है आपके नज़दीक जनाब शामी साहब? देखिए आप खुद माशाल्लाह बड़े वकील हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि कानून में ये कोई दिफा नहीं है किसी का। किसी भी मुल्ज़म को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो ये कहे कि वो दूसरे मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उसको तो अपने ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है उसका हिसाब देना होता है और उसकी सफाई पेश करना होती है। अब अदालत ने किस मौका पर किस बात का नोटिस नहीं लिया या किस बात को नोटिस लेने के काबिल नहीं समझा और किस माहौल में क्या बात ऐसी कही गई जिसका नोटिस लेना ज़रूरी था, ये तो अदालत का एक सवाबदीदी इख्तियार है। बिल्कुल। और हम उस पर यानी कोई वो दिफा नहीं कर सकते ये बात कह के अपना। लेकिन देखिए अभी जो बात नुसरत जावेद साहब फरमा रहे थे, बड़ी मानी खेज़ गुफ्तगू उन्होंने की है। उनके उनमें ज़रा बहुत गहरी नज़र से जायज़ा लीजिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। गुजारिश ये है कि जो अदलिया है ना हमारी, देखिए उन्होंने कहा अदलिया की बालादस्ती, मैं ये भी नहीं, जजों की बालादस्ती। वाह। अदलिया की आज़ादी जो है वो जजों की बालादस्ती का नाम नहीं है। सही सही। और आप ये देखें, हमारे मरहूम दोस्त जस्टिस सरदार इकबाल कहा करते थे कि इंसाफ तो अंधा होता है लेकिन जजों को अंधा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो जज जो हैं उनको फैसला लिखते वक्त, उनको बोलते वक्त, उनको अपने रद्द अमल का आज़ार करते वक्त अपने वक़ार और अपने जो मनसब के तकाज़े हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ये तो एक अपनी जगह बात है। ठीक। और जस्टिस इफ्तिखार साहब ने जो कुछ किया है और साकिब निसार साहब ने जो कुछ किया है और जस्टिस गुलजार साहब ने जो कुछ किया है और खोसा साहब ने जो कुछ किया है, वो तो अब हमारी तारीख का एक ऐसा बाब है जिस पर पता नहीं रोना चाहिए हमें
या हंसना चाहिए। दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन असल बुनियादी बात यह है कि हम इन सारे मामलात को मिसाल नहीं बना सकते, और अब तो कादी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो मामलात की इस्लाह करना चाहते हैं जी, और हमारी अदालतें भी अपने आप को असर्ट कर रही हैं, तो उनको चाहिए कि वो एक मामलात को आगे बढ़ाएं और मामलात को जो उलझाने वाले हैं ना जी हाँ, उनको कामयाब ना होने दें। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, मैं वापस आ रहा हूँ। अपुर साहब ने भी आज खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के अंदर जो गुफ्तगू फरमाई वो भी बड़ी मानी खेज़ है, बल्कि बड़ी ख़तरनाक है, और वो कुछ दिनों से ललकार भी रहे हैं, ललकारें सियासतदान ललकारते भी हैं, लेकिन जो उन्होंने कही बातें वो बड़ी ज़ुबानी है। उनका मतलब क्या है, उनका मुखातिब कौन है और वो किसको ये बातें सुना रहे हैं, ज़रा ब्रेक के बाद भी बात कर लेते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को भी बड़े एतराज़ात हैं। उन्होंने कहा जी सेलेक्टिव जस्टिस इज़ इनजस्टिस, यानी जो ख़ास तरह का इंसाफ ख़ास लोगों को फराहम किया जाता है वो भी नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में ही आता है। एक ब्रेक के बाद फिर बात कर लेते हैं हमारे साथ। मुस्लिम लीग नून को क्या एतराज़ है, उस पर बात हो सकती है, लेकिन सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्टेड वज़ीर आला जनाब अली बिन गंडापुर साहब फरमा रहे हैं, तो क्लिप बड़ा मानी खेज़ है जो आज उन्होंने तकरीर की, वो क्या फरमा रहे हैं तो सुनिए। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? सोचो, जब आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। नुसरत जावेद साहब, इसके अंदर ये बात अपनी जगह मौजूद है। जो बात अली बिन गंडापुर साहब कर रहे हैं, चले वफाक के सूबे के साथ मामलात, उनमें वो कह रहे हैं कि 300 अरब वफाक ने हमें कम दिया है, प्लस वो नए टैक्सेस की बात कर रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह उनका तरीक़ाकार है कि किसी का बाप भी नया टैक्स नहीं लगा सकता। लेकिन जो बात उन्होंने आज़ाद कश्मीर में होने वाले वाक़यात की, उन्होंने कहा एक दिन में आपकी हवा निकल गई। अब वो हुकूमत को भी कह रहे हैं, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि उनका मुखातिब कोई और भी है। और फिर आपने देखा कि एक तेज़ी आई है उनके ख़िलाफ़, जो इस्लामाबाद में उनको एक शहद की बोतल के हवाले से जो मामला उनका चल रहा था, उसमें अब सवालनामा दे दिया गया है और 20 तारीख को ज़ाती हैसियत में बुला भी लिया गया है कि आप आइए और जवाब दीजिए। सो ऐसी सूरत हाल में ये जो गंडापुर साहब करें, आपको लगता है कि ये एक मे बी नॉट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन थोड़ी सी इम्प्यूनिटी के साथ वो ये तमाम काम कर रहे हैं कि उनको ठीक है कि यार शोर वगैरह डाली रखें आप, लेकिन इससे ज़्यादा आप कुछ ना करें और इससे ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इम्प्यूनिटी जो है। लेकिन अब ये जो बात है ना सर, सवाल अब ये भी उठता है कि हमारे इतने दुनिया के नंबर 1 हर तरह की मालूमात रखने वाले, मैं और आप तो जिसको भी फ़ोन करेंगे, अब इस उम्र में भी अगर कोई पुरानी को अगर वाकिफ़ अगर फ़ोन करते तो खुदा की कसम से दिल दहल जाता है, यार रिकॉर्ड हो जाएगी। उनको ये ना पता चल पाया कि अली अमीन साहब कहाँ छुपे हुए थे इतने अरसे तक। बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिर वो इलेक्शन भी लड़ लेते हैं, फिर वो वज़ीर आला भी बन जाते हैं, और फिर अगर सिर्फ ये कहा जाए कि यार ऐसी बातें करते रहो, ऐसी बातें करते रहो, कोई गल नहीं, लेकिन अगे ना बढ़ना। सर ऐसे नहीं होता। जब आप इस तरह की बातें करते हैं, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को इंदिरा गांधी ने प्रमोट किया था, कांग्रेस ने प्रमोट किया था अकाली दल को जो है नीचा करने के लिए, और उसके बाद फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा था। बिल्कुल ठीक। ये जिन लोगों को आप अपनी तरफ से इम्प्यूनिटी देते हैं कि चलो यार ठीक है, ज़रा आप आगे बढ़ो, अभी चंद दिन पहले जो मरवत साहब के साथ हुआ, आप उससे अच्छी तरह आगाह हैं। अब उसमें यह है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं, देखिए जी एक पब्लिक सेंटिमेंट तो है भैया, और ये खाली खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं है, आज़ाद कश्मीर तक महदूद नहीं है। क्या लाहौर में जो एक आम दिहाड़ीदार जो है बिजली का बिल अदा कर रहा है, क्या वो बेचारा उसको अफोर्ड कर सकता है? वो भी इतना ही बिल अदा कर रहा है ना सर, वो भी इसी तरह की ज़िंदगी से है। तो अगर यही चलना है, चलन ये चलना है कि आ जाओ सड़कों पे और उसके बाद हुकूमत को मजबूर करो कि फ़ी यूनिट ये कर दो, और हुकूमत वो कर भी दे, इशारा जिसकी जानिब भी हो, उससे कतई नज़र बात यह है जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इज़ अ पार्टनर जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, और ये सारा वाक़या भाई 8 महीने से हो रहा था। आखिरी जो हफ्ता है उसमें शिद्दत और तेज़ी आई है। तो ये सारा करने के बाद वज़ीर आज़म साहब को खुद जाना पड़ता है। भाई आपकी जमात वहाँ पे क्या कर रही थी, वहाँ पे फारूक हैदर साहब क्या कर रहे थे, जो बाकी जो आपके लोग थे, आपको खबर ही नहीं थी कि मामला कहाँ हो गए। सर हकीकत ये है कि ये जो मॉब आया है, इस मॉब का किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, और ये परेशान कुन बात है हत्ता के तहरीक इंसाफ के लिए भी।
तो ये अगर इसी तरह की तकरीरें करते रहेंगे तो शायद अली अमीन गुंडा यानी गंडापुर साहब की जिस किसी के साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि इम्प्यूनिटी ठीक है जी, आप बयानात देते रहे, लेकिन इनके बयानात से मुश्तइल होकर एक ग्रास रूट्स तहरीक जो है आज़ाद कश्मीर की तरह ये उसको इंसाइट कर रहे हैं, उसको इग्नाइट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इनको बहरहाल जी कोई ना कोई अगर आप नहीं रोकेंगे तो यही होगा कि जी ये लाडले हैं, दे कैन से व्हाटएवर एंड गेट अवे विद इट। उसके मुकाबले में कोई और करेगा तो उसको यूं कर दिया जाएगा। तो इस तरह तो नहीं है ना जी। अनारकी इसी तरह फैलती है, इंतशार इसी तरह फैलता है। हमारे पंजाबी में वो जो एक यानी मिसाल एक होती है कि जब ये बुरा वक्त होता है तो कहते हैं कि ये समझ नहीं आती कि किदी मालूमासी कही है। आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट, देयर इज टोटल chaos एंड कंफ्यूजन। और जब तक हमारे रियासती इदारे इन पे तवज्जो नहीं देंगे तो ये मैनेज्ड chaos वाली बातें अब नहीं रहेंगी सर, ये मैनेज chaos वाला ड्रामा नहीं चलेगा। आई एम सॉरी टू से। शामी साहब, टुवर्ड्स द एंड सर, ये जो तरीक़ाकार है अली अमीन गंडापुर साहब का, आपको लगता है सर कि ये अननोटिस्ड जा रहा है या वो कहा जाता है ना मुतलका हल्के नोट फरमा रहे हैं? मुनीब साहब, जो नुसरत जावेद साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं उस पर कोई इजाफा नहीं कर सकता। देखिए, बाद औक़ात आप ऐसा फंस जाते हैं कि पीछे खंदक है और आगे खाई है, यानी कार्रवाई क्या होगी? यानी या तो ये है कि असम्बली के अरकान जो हैं वो बगावत करें, वो एहतसाब करें अपने वज़ीर आला का, वो उसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएँ कि भाई कि आप ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको हमारा एतमाद हासिल नहीं रहा। अब मरकज़ जो है अगर कार्रवाई करेगा, और जिस तरीके से 18वीं तरमीम ने मरकज़ को कमज़ोर कर दिया है, और गवर्नर राज जो है वो कोई आसान ऑप्शन नहीं रही जी, और मरकज़ की मदाखलत जो है वो भी कोई आसान ऑप्शन नहीं रही। मेरी समझ में तो ये आ नहीं रहा कि क्या कार्रवाई हो, कैसे हो, जिससे आग भड़के नहीं, वो बुझ जाए, उस पर पानी डाला जाए। तो मेरा ख्याल है कि कोई तो ऐसी सूरत होनी चाहिए कि वज़ीर आला साहब को समझाया जाए कि वो जिस रास्ते पे चल निकले हैं उस रास्ते का बहुत नुकसान होगा। नुकसान हम सबको होगा, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो अब तो ऐसा लगता है कि हमारी अदालतें जो हैं, अब अदालतें, आज तो अदालत ने अब तौहीन अदालत में तो नोटिस ले लिया, ये तौहीन रियासत पे नोटिस क्यों नहीं ले सकती? जो कुछ कहा जा रहा है कि रियासत की तौहीन है ना। बिल्कुल है कि अदालत जवाबदेह नहीं कर सकता, बना सकती उनको। बहुत शुक्रिया जनाब मुजीब शामी साहब का, जावेद साहब का। अहम मौज़ूआत उनके ऊपर गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। फैसल वाडा साहब हो या मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, तौहीन अदालत के नोटिस यानी शो कॉज नोटिस उनको इशू हो गए। अदालत का माहौल क्या है और माजी में जो कार्रवाइयाँ हुई, क्या आज की कार्रवाई उस कार्रवाई का आगाज़ उस जैसी लगती है और ये मामला वहीं जाता हुआ नज़र आता है? जवाब पर डिपेंड करेगा। लेकिन अदालत के अंदर आज क्या हुआ, जरा उस पर बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद। बस आप एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज अदालत के अंदर हालात क्या रहे, ये जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब हसनात मलिक साहब। बड़ी बेहतरीन कवरेज करते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन होती है उनके पास अदालती मामलात, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हो रही है मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, उसके हवाले से बात करेंगे। हसनात साहब आपका बहुत शुक्रिया। सोहेल रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं समा के लिए अदालती मामलात की। सोहेल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हसनात साहब, माजी में भी बहुत कुछ हुआ है इन्हीं अदालती कमरों के अंदर। आज कोई फ़र्क नज़र आया आपको, या आपको लगता है ये किसी स्टेज पर जाकर ये चीज़ें दाखिल दफ्तर भी हो जाएंगी, या आपको लगा कि नहीं अदलिया वाज़े तौर पर बड़ी परटर्ब्ड है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए ख़ास तौर पर फैसल वाडा साहब ने या मुस्तफ़ा कमाल साहब ने? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मेरा ख्याल है कि एक डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये जो आगे ज़्यादा चीज़ें ना बढ़ाई जाएं और यहाँ रुक जाए मामला। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो नहीं हुई। बस इधर यही पर्पज़ है, क्योंकि जस्टिस काजी फईद साहब कई दफ़ा वो कह चुके हैं कि मैं तो कंटेम्प्ट पे बिलीव ही नहीं करता कि इस तरह लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और जिन जजेस पे नाम लिया गया, चाहे वो जस्टिस अतर मिल्ला हैं, जस्टिस बाबर सत्तार है, उनके सामने भी कई दफ़ा कंटेम्प्ट के ऐसे मामला आए हैं तो उन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। ये जजेस जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल
करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हम देखते हैं माजी में साकिब निसार साहब ने तलाल चौधरी, दनियाल अजीज, निहाल हाशमी को भी तौहीन अदालत की सजाएं दी। ठीक है, एक जो है वो नोटिस चला गया, वो एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है कि एक स्टेज आगे गई है बेंच, सिंपल नोटिस नहीं किया है, शोकाज किया है। और जो आर्डर में लिखा गया है, गो के रिमार्क्स इतने कोई ज़्यादा ऐसे नहीं थे जिससे लगे कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है या, लेकिन आर्डर थोड़ा सा ये था कि ये कहा गया कि प्राइमा फेशी कंटेम्प्ट हुई है। कंटेम्प्ट में इस किस्म का आर्डर हो जाए तो इससे बजाय ये लगता है कि अदालत बिल्कुल कन्विंस है कि जी इन्होंने तौहीन अदालत की है। बिल्कुल अब क्या इनको आखिरी स्टेज तक कन्विक्ट भी किया जाएगा? बज़ाहिर तो ये नहीं लग रहा कि अब चीफ जस्टिस काजी फैसा, जिनके अब टेनोर 3-4 महीने रह गए, तो पूरा अपने थ्रू आउट जज के तौर पे उन्होंने किसी को तौहीन अदालत में, मेरा नहीं ख्याल सजा, सुप्रीम कोर्ट में तो किसी की तौहीन अदालत के केस में उन्होंने कोई ऐसा टेकअप नहीं किया मामला। बिल्कुल ठीक, वो नहीं करेंगे। ठीक, तो अब देखना है कि फैसल वाडा साहब क्या करेंगे। लेकिन जो वाडा साहब ये बात कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा, ये आप खुद वकील हैं, आपको पता है जब ये कंटेम्प्ट की नोटिस हो जाए तो वहाँ वो जो वर्डिंग होती है वो मैटर करती है, जो आपने बात की है, न कि आपने एक्सप्लेनेशन में ये बात करनी है कि जी ये मैं ये चीज़ भी पूछूंगा और मैं क्या, तो वो तो गैर इररेलेवेंट चीज़ है। मेरा ख्याल है जब वकील किसी वकील से वो मिलेंगे तो वो उनको समझा देंगे। बिल्कुल समझा देंगे। बट ये ऑर्डर शीट के अंदर ये आ जाना बादियो नज़र में कि तौहीन अदालत हुई है, सुहेल साहब सवाल ये भी हो रहा है कि यहाँ इस्लामाबाद के सिटिंग चीफ जस्टिस को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर टाउट कह के बुलाया जा रहा है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को तमाशबीन कह के बुलाया जा रहा है, तो क्या उनकी इन मामलात के हवाले से अदलिया में या उन राहदारियों में कोई परटर्ब नहीं है, या उसको समझते हैं कि नहीं इस पर कोई किसी ने नोटिस लेना ही नहीं है, जबकि फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब पर वाज़े तौर पर अदलिया में एक डिस्टर्बेंस पाई जाती है? देखें, जिन चीज़ों का आपने पॉइंट आउट किया उस पे अगरचे नोटिस लिया नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि नोटिस किया नहीं जा रहा। आज की जो हियरिंग थी उसमें वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने ये पॉइंट आउट किया कि मेरी ज़ात के हवाले से भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, और कुछ दिन पहले भी एक समात में उन्होंने कहा था कि हम जवाब नहीं दे रहे, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई पत्थर फेंकी जाए हम पर। तो आज भी जब उन्होंने ये कहा कि मेरी ज़ात पे बड़ा कुछ कहा जा रहा था, और साथ उन्होंने जब रिस्ट्रेन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो ये भी कहा था कि आखिर एक हद भी होती है। तो अब इसको हम आगाज़ के तौर पे देख सकते हैं कि इब्तदा फैसल वावडा साहब की और मुस्तफ़ा कमाल साहब से की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई है, लेकिन आगे चल के इसमें मज़ीद चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आज कोर्ट रूम में उतने ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे जो और भी चीज़ें पॉइंट आउट कर दे। बाहर के लोग मौजूद नहीं थे। चीफ जस्टिस की जानब से पूछा भी गया कि कोई बाहर के अगर लोग हैं तो उनसे भी पूछ लेते हैं, या जब रिस्पॉन्डेंट आएंगे तो जैसे कि वो टीवी चैनल्स पर बैठ के पहले भी पॉइंट आउट करना शुरू हो चुके हैं कि फ़लाँ फ़लाँ भी तो बात कर रहा है, तो शायद वो PTI के लोगों की या दीगर लोग जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक बातें कर रहे हैं उसको भी पॉइंट आउट करेंगे और मामला उस तरफ भी चला जाए। लेकिन आज की समात में बहरहाल एक चीज़ और भी बड़ी वाज़े तौर पे नज़र आ रही थी कि जैसे पास्ट में कुछ पॉलिटिशियंस को, अरकान पार्लियामेंट को कंटेम्प्ट में कन्विक्ट किया गया है, उसका इदराक सुप्रीम कोर्ट को है कि उस वक्त एक माहौल बना होता है, कुछ लोग उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन 4-5 साल बाद सारे एलिमेंट्स मिलकर कहना शुरू हो जाते हैं कि उस वक्त ये गलत हुआ था। तो चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि हम इज़्ज़त करते हैं पार्लियामेंट की, और 2 लोग अगर ये कर रहे हैं तो हम पूरी पार्लियामेंट को गलत नहीं कहेंगे। यानी दोनों चीज़ों को इन्होंने सेपरेट पहले किया है, फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को, और साथ एक तरह का एक शिकवा भी था कि आप यही बातें पार्लियामेंट के अंदर कर देते कम अज़ कम, यानी कंटेम्प्ट में हमें ना जाना चाहता। वाज़े तौर पर लग रहा था चीफ जस्टिस के हम कंटेम्प्ट बड़ी कोई मजबूरी में ही जाके इनिशिएट करते हैं, जब आप एक सर्टेन लिमिट पार कर जाते हैं। तो उसके बाद ये नोटिस किए गए हैं, पहले वो चीज़ें पॉइंट आउट कर दी गई हैं जो कल को आके ये कर सकते थे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो प्रेस क्लब में हुई है, लेकिन जब ये आएंगे तो रुकने पार्लियामेंट होने का यकीनन, जैसे कोई भी क्रिमिनल केस इनिशिएट होता है किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ, तो उस वक्त वो रुकने पार्लियामेंट होने की आड़ भी लेता है। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कोर्ट के उसमें थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की गई, और जो एक बात की जा रही है कि ज़्यादा उस तरह का गुस्सा या बरहमी नहीं पाई गई, सिर्फ एक शो काज हुआ है। ऑर्डर शीट मलिक साहब ने ठीक कहा कि बड़ी सख्त है, और उस ऑर्डर शीट ने ही अगली समात का रुख तय करना है, लेकिन शो काज नोटिस हो ज़रूर गया है और ये कार्रवाई एकदम से आगे बढ़ गई है। कल नोटिस हुआ और आज पहली समात में ही चीफ जस्टिस ने पहले पूछा कि सिर्फ नोटिस होना चाहिए या शो काज नोटिस होना चाहिए, तो फिर उसके बाद शो काज नोटिस हुआ है, और अब उन्होंने अटॉर्नी जनरल के लिए कहा है कि उनके
कंधों पर ये ज़्यादा बोझ होगा कि वो इस कार्रवाई को लेकर आगे चलेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे। आगाज़ हो गया मेरा ख्याल है नेक्स्ट हियरिंग पे तक जो इन दो साहिबान का कंडक्ट है वो मैटर करेगा कि नेक्स्ट हियरिंग का टेम्पो क्या रहने वाला है, और साथ जो दीगर लोग हैं उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी हो जाएगा कि वो इस ऑर्डर शीट को देखते हुए आइंदा अपनी स्पीचेज या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो दीगर पार्टियों से भी हैं, कि अगर एक प्रेसिडेंट बन गया कि अब कंटेम्प्ट की कार्रवाई स्टार्ट होगी इन सारे मामलों पर, तो यकीनन सारे उसकी लपेट में आहिस्ता आहिस्ता आएंगे ही। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब। अब आपका सोहेल रशीद साहब, आपका गुफ्तगू की थी हमने इस हवाले से जो आज अदालत में हुआ, बड़े वाइटल पॉइंट्स दोनों ही बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, उन्होंने रेस किए। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।